हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका जो है हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आज आपकी तीसरी क्लास है। और इससे जो पहले दो क्लासेस बनी है वो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहां से आप जो प्रीवियस क्लासेस है उसको आप वहां से कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ से अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो कितना आपका तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें तो कल तक हम लोगों ने 164 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 164 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज से हम लोग 165 क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। ठीक, आज से हम लोग 165 क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं। ठीक है, तो आपका स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिएगा यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है, स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उपयुक्त सभी, ये आपका जो है उपयुक्त सभी, ये आपके अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के सिद्धांत हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यह विचार किसका है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किसके द्वारा कहा गया है, यह किसका विचार है? अरस्तू का, प्लेटो का, सुकुरात का या फिर हर्बर्ट का? तो देखिएगा, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह जो विचार है वो है आपका हर्बर्ट का। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। यह किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? प्रो हिगेल का, प्रो बागले का, ठीक है, रिवलिन का या फिर ड्यूवी का? तो देखिएगा आपका यह कथन जो है वो है आपका रिवलिन का। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। ठीक, किस शिक्षा शास्त्री का ये कथन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर रूसो? तो ये आपका जो कथन है ये है आपका रूसो का। ठीक, रूसो जी का कथन ये है कि मेरा उद्देश्य ये है कि बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना ही नहीं बल्कि यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? ठीक, आपसे पूछ रहा है कि यह कथन किसका है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह कथन आपके जो है वो है आपके शेक्सपियर का। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? आपसे पूछ रहा है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अगर हम बात करें तो यह कथन आपके रेमंड का है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? यानी प्रयोगवादी विचारधारा का जो सबसे बड़ा समर्थक है वो कौन सा दर्शन शास्त्री है? टीपी नन, स्मिथ, जॉन ड्यूवी, स्पीयर? आपसे 171 का पूछ रहा है, तो टीपी नन जो है वो आपके प्रयोगवादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करता है और मेरे जीवन का विकास करता है, यह कथन किसका है? मानवतावादी का, प्रयोजनवादी का, साधनवादी का या फिर प्रयोगवादी का? तो देखिएगा यह जो है वो है आपके मानवतावादी का। ठीक, ये है आपके मानवतावादी का। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति का होता है? ठीक,
173 का आंसर बताइएगा कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति का होता है। तो यह जो है आपकी जॉन डेवी जी का मानना है। किसका मानना है? जॉन डेवी जी का। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? आपसे पूछ रहा है जो शिक्षा है उसको द्विध्रुवी प्रक्रिया में किसने परिभाषित किया है? तो किसने किया है? आपके एडम्स ने किया है। किसने किया है? एडम्स ने किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, शिक्षा का कौन सा रूप है? शिक्षा का यहाँ पे कौन सा रूप है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो खुला विश्वविद्यालय है और पत्राचार के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा का कौन सा रूप है? तो जो खुला ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा और न्यूज़पेपर वगैरह के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? ड्यूवी का है, रॉस का है, प्लेटो का है या फिर हरलॉक का है? तो ये आपका जो है वो है आपके ड्यूवी का। ठीक, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो ये है आपके ड्यूवी के। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? ठीक, आपके कहने का मतलब ये है कि जो निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो 20 से 35 वर्ष के लोगों के ऊपर निरौपचारिक शिक्षा के लिए आपके अधिक दबाव डाला गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है, आपकी जो राष्ट्रीय एकता है वो मुख्यतः निर्भर है जातिवाद पे, सांप्रदायिकता पे या फिर प्रांतीयता पे? तो ये बिल्कुल किसी पे भी नहीं निर्भर है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय अवबोध भावना है विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, समांतर प्रत्यय या फिर कोई नहीं? तो देखिएगा अगर हम बात करें राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय अवबोध तो ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? ठीक, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता या फिर प्रांतीयता? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में वर्तमान भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधाएं हैं वो आपकी जातिवाद भी है, सांप्रदायिकता भी है और आपकी प्रांतीयता भी है। इसलिए आपका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना। ठीक है, अगला है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला है सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना। ठीक है, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक बनाना। तो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है आप बताइएगा फटाफट आंसर। देखिएगा राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ ये है कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? पहला है आपका छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, बिल्कुल सही है। छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, बिल्कुल ठीक है। समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। तो ये सभी आपके राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में सभी ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है? ठीक है, आपकी अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सी है? राष्ट्र संघ श्रम संगठन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? तो आपकी जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये संस्था जो है वो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 184 पे।
निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला, विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातें का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो पहला क्या है आपका, विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक, दूसरा है आपका सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना। ठीक, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। उपयुक्त सभी ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? आपसे पूछ रहा है ऑगस्ट कॉम्टे जो है वो किस देश के आपके जो है दार्शनिक थे? वो आपके थे फ्रांस के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? स्कूल एंड सोसाइटी किस दार्शनिक के द्वारा यह बुक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके जॉन ड्यूवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो देखिएगा यह कथन आपकी है कमेनियस का। ठीक, अगला प्रश्न है, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। आपकी नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का जो शैक्षिक कार्य है वो क्या नहीं है? तो देखिएगा, आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, ज्ञान की प्रोन्नति, चरित्र प्रशिक्षण, ये सब तो है, लेकिन अहम का विकास ये नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, स्कूल को होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, स्कूल को होम ऑफ फैमिली जो है वो कहे हैं आपके पेस्टोलॉजी ने। ठीक, अगला प्रश्न है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो यह आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 191 पे। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार आपका मूल्य क्या है? ठीक, मानव की जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म, आर्थिक तत्व है या फिर बौद्धिक तत्व है? देखिएगा, अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र के अनुसार जो मूल्य है वो है शुद्ध एवं सूक्ष्म। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा से स्वीकार किया गया है? तो ये आपके प्रयोजनवाद से स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह कथन आपके हॉकिंस का है। किसका है? आपके हॉकिंस का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन आपके बर्नार्ड शॉ का है। ठीक, अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। आपकी जो आदर्श समाज है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है आपकी साक्षरता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, ये भी आपका क्या है? रिपीटेड है। अगर हम बात करें तो बच्चे का जो समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है वो हमेशा कौन होती है? माता होती है, मम्मी होती है। अगला प्रश्न है, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। आपका जो मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है आपका स्पष्टीकरण। ठीक, वो क्या है? आपका स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? ठीक, अर्थ, काम, धर्म या फिर सत्य? तो देखिएगा आपका जो है सत्य नहीं आता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? तो आपके मैकावर जी ने कहा है कि आपके समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन आपके ड्यूवी जी का है कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? आपके शिक्षण विधि से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है, जो आपका शिक्षा है उसका जो सर्वोपरि उद्देश्य है वो क्या है? ठीक, मानव निर्माण है। ठीक, शिक्षा का जो सर्वोपरि उद्देश्य है वो है आपका मानव निर्माण। ठीक, अगला प्रश्न है, एमिल की रचना किसने की है? आपकी एमिल एक बुक का नाम है, पूछ रहा है कि इसकी रचना किसने की है? तो एमिल की रचना आपकी की है रूसो ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे,
मूल्य संकट का मुख्य कारण है, आपका जो मूल्य संकट है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है वो है आपका स्वार्थपरता। ठीक। अगला प्रश्न है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया, ठीक, या फिर आयोजित हुआ। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, सन 1937 में हुआ था। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। आपकी जो प्रकृतिवाद है इसकी जो मुख्य शिक्षण विधि है वो ये है कि करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव के द्वारा सीखना। लेकिन आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। इन तीनों, आपकी जो प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है ये तीनों है, करके सीखना, खेल के द्वारा सीखना, स्व अनुभव के द्वारा सीखना। ठीक, ये आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला, उपयुक्त सभी। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके हस्तकला जो है पाठ्यक्रम में इंक्लूड होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। ये बुक है आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बुक है। इस बुक के जो लेखक हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, तो जॉन डेवी इस बुक के लेखक है। ठीक, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत टफ है। ठीक है, बहुत लेंदी है, टफ नहीं कह सकते, बहुत लेंदी है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, बार बार रिवीजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। अगला प्रश्न है, समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि, समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? तो देखिएगा, यह कथन है आपके लुईस क्रिस्बर्ग का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 45 में जो है प्रावधान किया गया है। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। जो आपकी जनसंख्या शिक्षा है वो आवश्यक है आपके जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक, जनसंख्या जो शिक्षा आवश्यक है वो आपके जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपके आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ओ सॉरी, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। आपकी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा जो की गई वो आपकी 16 अप्रैल 1976 को की गई। सभी क्वेश्चंस कॉन्टिन्यू एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों में जो मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की, या फिर समाज की? तो सबसे ज्यादा आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है आपकी समाज की। अगला प्रश्न है, कर के सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो देखिएगा, कर के सीखो का जो सिद्धांत है वो आपके प्रकृतिवाद है ना, प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा की देन है। अगला प्रश्न है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे यानी बिहाइंड द कर्टेन किस वाद ने स्वीकार किया है? तो ये आपके प्रकृतिवाद ने स्वीकार किया है। ठीक, किसने स्वीकार किया है? आपके प्रकृतिवाद ने स्वीकार किया है। आते हैं अगले प्रश्नों पे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? ठीक, अगर हम बात करें आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है, तो किसे करता है? आपके आध्यात्मिक संस्कार को। ठीक, आध्यात्मिक संसार को ये स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का ये विचार है? तो ये आपका रॉस का विचार है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। ठीक, क्वेश्चनिंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? तो देखिएगा किसकी देन है ये आपकी, आपकी सुकरात की। ठीक, किसकी है? सुकरात की। अगला प्रश्न है,
संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख है, यह किसका विचार है? तो देखिएगा, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख है, ये विचार जो है ये है आपके हीगल का। ठीक, किसका है? हीगल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं, तो बताइएगा फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, संबद्ध विधि। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? टैगोर का, अरस्तू का, विवेकानंद का, या फिर महात्मा गांधी जी का? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन आपके विवेकानंद जी का है। किसका है? विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, दूरस्थ शिक्षा का क्या नाम नहीं है? मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो दूरस्थ शिक्षा का जो नाम है वो मुक्त अधिगम भी है, बाहरी अध्ययन भी है, पत्राचार शिक्षा भी है, लेकिन सह शिक्षा आपका दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रबज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? तो बौद्धकालीन में जो प्रबज्जा संस्कार होता है वो आपके 8 वर्ष के बालक का किया जाता है। अगला प्रश्न है, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? तो समझिएगा, आपकी जो मारिया मॉन्टेसरी जी हैं वो भारत 1939 में आई थी। ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, जो आपकी जनसंख्या शिक्षा है उसमें सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व जो है वो कौन है? तो वो आपका शिक्षकों का है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। आपकी जो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है वो क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर आपके शासकीय उदासीनता। तो ये आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। आपका जो सिलेबस बनता है उसका निर्माण क्यों आवश्यक है? छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा के लिए, छात्र को भटकने से बचाने के लिए, शिक्षक का छात्र में विषय में सूचित करने के लिए, या फिर शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए? तो सही आंसर क्या है? शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए आपके पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, या फिर उपयुक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें परिवार के द्वारा जो बालकों को प्राप्त होती है तो वो आपकी उपयुक्त सभी चीजें आपकी प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ठीक है, तो बताइएगा, अगर हम बात करें वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा जो है वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका आदर्शवाद पर आधारित थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आपका जो आदर्शवाद है इसका जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस क्षेत्र में है? 17 और 22 से पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो उद्देश्य के क्षेत्र में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? कॉन्टिन्यू एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो 1990 है राममूर्ति समिति, इसका गठन इसलिए हुआ ताकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उसकी समीक्षा कर सके। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। आपकी जो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां थी वो संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक, आपका जो मैकाले है इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कब? सन 1935 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। आपकी जो राष्ट्रीय सद्भावना है इसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण है या कारक हैं वो कौन है? तो देखिएगा, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। ठीक। अगला प्रश्न है,
बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। जो बच्चे श्रमिक बनते हैं उनका कारण क्या नहीं है, ठीक। अत्यधिक गरीबी ये तो है, अशिक्षा ये तो है, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। तो देखिएगा आपको प्रतिस्पर्धा सही है, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता है गरीबी के कारण, शिक्षा नहीं होती उसके कारण, ठीक। जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज्यादा हो जाती है फैमिली में कि बच्चे श्रमिक यानी मजदूरी वाला काम करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है आपसे पूछ रहा है। तो स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल सही, आपका तीनों आंसर सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो अगर हम बात करें संविधान में आपको हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है आपके जॉन डेवी का, ये आपके लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो शिक्षा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, लेकिन शिक्षा यहाँ पे आपको शिक्षा शब्द का पूछा है शाब्दिक अर्थ, तो सही बात है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, आपकी जो दूरवर्ती शिक्षा है उसको हम क्या कहते हैं? तो दूरवर्ती शिक्षा को हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, और आपका स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं, इसलिए आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु हैं, आपकी जो शिक्षण है इसके तीन केंद्र बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं? तो शिक्षण के जो तीन केंद्र बिंदु हैं वो है आपके अध्यापक, बालक और आपका सिलेबस, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा को रोचक और प्रभावी बना देती है, जो टीचिंग है उसको रोचक और प्रभावी बना देती है क्या? चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या फिर लेखन की कला। तो 243 का आंसर क्या होगा? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां जो है वो शिक्षक को रोचक और प्रभावी बना देती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके फ्रॉबेल का, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। जो आपकी निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है, ये अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम आपका पारित हुआ आपके 2009 में, ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो मुख्य उद्देश्य था आपका ये था कि प्रौढ़ों को जन आधिक्य के बारे में जागृत करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ वो कब लागू हुआ? तो वो आपका लागू हुआ 1986 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? फिर से पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह कथन, ये आपका जो कथन है ये है आपके जॉन डीवी का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, फ्रॉबेल के द्वारा जो शिक्षण पद्धति प्रतिपादित किया गया है वो कौन सा है? किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला या फिर फिल्म प्रोजेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा आपके किंडरगार्टन, ठीक। अगला प्रश्न है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा, ठीक। जनसंचार का जो यांत्रिक साधन है ये तीनों है। अगला प्रश्न है, रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या फिर दिव्यांगों की। तो ध्यान दीजिएगा जो रूढ़वादिता आपके और निरक्षरता गंभीर समस्याएं हैं, ये आपके प्रौढ़ों की समस्या है। अगला प्रश्न है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपके? सामाजिक मूल्य, व्यक्तित्व मूल्य, मानव मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशील उदाहरण है वो आपके हैं सामाजिक मूल्य के। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है, वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त शिक्षा शब्द है इसका आशय क्या है? विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय। तो ये आपका तीनों है, ठीक है। शिक्षा शब्द का जो आशय है वो विद्या भी है, ज्ञान भी है और बोध तथा विनय भी है।
अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, या फिर बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। जो वैदिक शिक्षा है इसका प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रव्रज्जा संस्कार, या फिर विस्मृह संस्कार। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके बौद्धकालीन शिक्षा, एक मिनट, वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो था आपका उपनयन संस्कार। ठीक, क्या था? उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो प्रारंभ होती है कब से? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या फिर युवावस्था से। तो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है आपके बाल्यावस्था से। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन आपके अरस्तु जी का है। ठीक, अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, लगातार पूछा हुआ है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, या फिर सामूहिक विकास। तो ध्यान दीजिएगा, अगर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य दिया है तो हालांकि सभी होते हैं, लेकिन अगर आपके दे दिया गया सर्वांगीण विकास तो इसका मतलब इसके अंदर आपके सभी विकास अंतर नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके किसका है? ध्यान दीजिएगा, यह कथन आपके रूसो जी का है कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट है। ठीक, अगला प्रश्न है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम है, सॉरी था, तो मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था? आपका फारसी भाषा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। आपकी जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो जो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके फ्रॉबेल को। ठीक, अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो पौंडीचेरी में आपने जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है, रिपीटेड है, श्री अरविंद घोष जी ने पांडिचेरी में एक जो है आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है, किसने किया है आपसे पूछ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, आपके मॉन्टेसरी जी ने किया है। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय व पढ़ने लिखने की शिक्षा को इन तीन भागों में जो शिक्षण पद्धति है उसको विभाजित किया है आपके मॉन्टेसरी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए आवश्यक है सुविधाओं की सर्व सुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण, उपयुक्त सभी। तो देखिएगा क्या है आपके सुविधाओं का सर्व सुलभता। ठीक, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा के में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। ठीक, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि आपकी जो नई शिक्षा नीति 1986 है उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु किस पे बल दिया गया? तो किस पे दिया गया था? अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पे अधिकतर बल दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक है, मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, यह कथन किसका है? तो देखिएगा यह कथन किसका है आपसे पूछ रहा है, तो यह कथन आपके ट्रेकर का है। किसका है? ट्रेकर का। ठीक, अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। तो आपकी शिक्षा में जो प्रयोजनवाद के जन्मदाता है वो आपसे पूछ रहा है, तो कौन है? विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 268 का आंसर सही बताइएगा। शिक्षा में जो प्रयोजनवाद के जन्मदाता है वो आपके कौन है? तो वो है आपके विलियम जेम्स। ठीक, कौन है आपके? विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से
हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके महा रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक, किसका कथन है? ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गीजू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। आपके जो गीजू भाई बधेका है, इन्होंने बालकों को संज्ञा दी थी। 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके गीजू भाई बधेका है, इन्होंने बालकों की संज्ञा दी थी बाल देवो भव से। ठीक है। तो देखिएगा, आज हमने कंप्लीट 270 तक प्रश्न किया है। ये आज आपकी लास्ट क्लास थी वर्तमान भारतीय का पेपर 1 का बहुविकल्पी प्रश्नों का। ठीक है। और इसके बाद हम कल की क्लास से चीजें और कंटिन्यू करेंगे। बाकी बीच में आपकी दीपावली की छुट्टियां दीपावली की छुट्टी थी, है ना? दीपावली की छुट्टियां हो गई थी और अब क्लासेस आगे फिर कंटिन्यू होंगी। एक दो दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्लास, उसके बाद आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।